हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं जॉन्डिस के बारे में। मतलब पैथोफिजियोलॉजी ऑफ जॉन्डिस। जॉन्डिस में होता क्या है कि जैसे कि हीमोलाइसिस होता है, मतलब जॉन्डिस बहुत टाइप का होता है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो आरबीसी का ब्रेकडाउन होता है। जैसे ही आरबीसी का ब्रेकडाउन होगा, हीमोग्लोबिन रिलीज होगा। और हीमोग्लोबिन और जो बिलीरुबिन होते हैं, तो इसमें बाद में कनेक्शन होता है, इंटरकनेक्टेड है दोनों। तो हम सबसे पहले बात करें कि बिलीरुबिन की, आखिर बिलीरुबिन का नॉर्मल लेवल कितना होता है। तो अपने बिलीरुबिन का जो नॉर्मल लेवल होता है 0.2 से 1.2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है। मतलब अगर इतना आपके बॉडी में है तो ये नॉर्मल कंडीशन है। और जब प्रोडक्शन की हम बात कर रहे हैं कि हमारा बॉडी भी तो बिलीरुबिन प्रोड्यूस कर रहा है, तो वो क्या होता है 0.2 से 0.3 ग्राम पर डे। मतलब एक दिन में आपको इतना से इतना ग्राम बिलीरुबिन प्रोड्यूस हो रहा है, ये तो आपको डाटा है। अगर हम बात कर रहे हैं कि जॉन्डिस में, तो जॉन्डिस में क्या होता है कि टर्म आती है। सबसे पहला टर्म होता है कि बिलीरुबिनीमिया, जॉन्डिस, इक्चरस और कोलिएस्टेसिस। तो इस तीनों में डिफरेंस क्या है। डिफरेंस की बात यह है कि हाइपर बिलीरुबिनीमिया में, हाइपर बिलीरुबिन, हाइपर तो यहाँ पर आपको दिख ही रहा है, मतलब क्या है, नॉर्मल से ज़्यादा एक्सेस क्वांटिटी हो गया। और बिलीरुबिनीमिया का मतलब क्या है। बिलीरुबिनीमिया को अगर हम देखें तो बिलीरुबिन प्लस एनीमिया, मतलब क्या, जो ब्लड में जो होता है कि बिलीरुबिन आ जाना, उसको बुलाता है बिलीरुबिनीमिया। मतलब क्या कि हाइपर बिलीरुबिनिया का मतलब है कि ब्लड, मतलब जो बिलीरुबिन का क्वांटिटी जो है ब्लड में इंक्रीज हो रहा है, एक नॉर्मल लेवल लेवल से ज़्यादा हो रहा है। जैसे कि अगर नॉर्मल लेवल 1.2 मान रहे हैं, अगर यही नॉर्मल, अगर किसी भी पर्सन के अंदर 2.5 हो गया, 2.7 हो गया, 3 हो गया, तो उसको हम बोलते हैं क्या, हाइपर बिलीरुबिनीमिया। लेकिन हाइपर बिलीरुबिनिया का मतलब ये नहीं है कि अगर 1.2 है और और हम एक तरफ ये बोल रहे हैं कि जॉन्डिस का मतलब होता है क्या, बिलीरुबिन का अमाउंट बढ़ जाना, बिलीरुबिन का क्वांटिटी बढ़ जाना, तो उसको हम जॉन्डिस बोल रहे हैं। लेकिन क्या है, अगर बिलीरुबिन 1.2 नॉर्मल है, अगर बिलीरुबिन 1.3 हो गया, तो क्या ये जॉन्डिस हो जाएगा? नहीं, इसको हम जॉन्डिस नहीं बोल सकते हैं। जॉन्डिस बोलने के लिए क्या होता है कि हाइपर बिलीरुबिनिया की कंडीशन ही जॉन्डिस बन जाती है। बिलीरुबिन की कंडीशन दोनों में बढ़ती है। अगर अगर हाइपर बिलीरुबिनीमिया की कंडीशन है तो उसमें भी बिलीरुबिन बढ़ेगा और जॉन्डिस में भी बढ़ेगा। लेकिन हाइपर बिलीरुबिनिया में क्या होता है, अगर इसका, अगर बिलीरुबिन का जो लेवल होता है अगर 2.5 तक पहुंच गया, अगर ये बिलीरुबिन का लेवल अगर 2.5 तक पहुंच गया किसी भी पर्सन के अंदर, तो उसको हम बोल देंगे कि पर्सन का जॉन्डिस है। लेकिन क्या है, 2.5 तक पहुंच गया तो उसको हम हाइपर बिलीरुबिनिया तो इनडायरेक्टली बोल ही सकते हैं, लेकिन वो वही हाइपर बिलीरुबिनीमिया उस कंडीशन को हम जॉन्डिस बोल देते हैं। तब हाइपर बिलीरुबिनिया में अगर हम देखें तो इसको तो सिंपल सा बात है कि बिलीरुबिन, आरबीसी का ब्रेकडाउन होता है तो बिलीरुबिन बनता है। और ओनली फॉर, मतलब आरबीसी के ब्रेकडाउन से नहीं होता है, बाकी जो हीमोपोइट मतलब प्रोटीन्स होते हैं जो ब्लड में होते हैं, उनके भी डिसोसिएशन से बिलीरुबिन का प्रोडक्शन होता है। और दूसरी बात है कि बिलीरुबिन क्या होता है, ये बिलीरुबिन वेरी टॉक्सिक मॉलिक्यूल होता है। तो ये बिलीरुबिन को क्या होता है, एक्सक्रीट कर देता है। बॉडी बहुत सारे मैकेनिज्म के थ्रू इसको एक्सक्रीट करते रहता है टाइम टू टाइम, ताकि बॉडी के अंदर इसकी क्वांटिटी बढ़े नहीं, जो कि और ये टॉक्सिसिटी नहीं करे हमको। और जॉन्डिस तो पता चल गया कि दोनों टर्म में डिफरेंस क्या है, हाइपर बिलीरुबिनिया और जॉन्डिस। अगर हमें ग्राफ की बात करें तो आपको हम बताना है ये, और ये हमने बोला कि ये 0.2, अगर ये 0.2 है, ठीक, और ये 0.2 है, और ये 1.2 है, 1.2 मतलब क्या है, 0.2 से 1.2 मतलब क्या, ये नॉर्मल कंडीशन है कि अगर ये बिलीरुबिन हमारे बॉडी में इतना है तो ये नॉर्मल कंडीशन, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन क्या है कि अगर ये नॉर्मल कंडीशन तो है, लेकिन 1.2 के बाद अगर यहाँ पर 1.3 हो जाता है तो क्या ये जॉन्डिस कर देगा? नहीं, ये जॉन्डिस कभी नहीं करेगा। अगर 1.4 हो गया तो क्या ये जॉन्डिस हो जाएगा? क्योंकि बिलीरुबिन तो बढ़ रहा है नॉर्मल से ज़्यादा, ये जॉन्डिस नहीं हुआ। ये हाइपर बिलीरुबिनिया इसको बोल सकते हैं, क्योंकि बिलीरुबिन की क्वांटिटी जो बढ़ गई है नॉर्मल से, 1.5 हो गया, क्या इसको जॉन्डिस बोल देंगे? नहीं, इस कंडीशन को जॉन्डिस नहीं बोलेंगे, इसको हम सिर्फ बोलेंगे हाइपर बिलीरुबिनीमिया। लेकिन अगर यही कंडीशन आगे चलकर 2.5 पर पहुंच गई, ये हाइपर बिलीरुबिनीमिया है। लेकिन इस कंडीशन में क्या होता है, ये हाइपर बिलीरुबिनीमिया इतनी ज़्यादा हो जाती है, इतना ज़्यादा बढ़ जाता है, मतलब
बिलीरुबिन ये क्या करता है कि कलर मतलब जो स्किन कलर होता है उसको येलो कर देता है, म्यूकोसा जो और इंटरस्टिशियल फ्लूइड है उसको येलो कर देता है, जो नेल है उसको डिस्कलर कर देता है, येलो कर देता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम जॉन्डिस बोल सकते हैं। अब यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि 1.3 है क्या, यहाँ पर येलो कलर नहीं होगा, डिस्कलरेशन नहीं होगा। 1.3 हाइपरबिलिरुबिनीमिया हो सकता है, लेकिन ये येलो कलर नहीं स्किन में डिपॉजिट करेगा, 1.4 डिपॉजिट नहीं करेगा, 1.5 डिपॉजिट नहीं करेगा। तो हम इस कंडीशन को कभी हम जॉन्डिस नहीं बोलेंगे, इसको सिर्फ हम हाइपरबिलिरुबिनीमिया बोलेंगे। लेकिन जैसे ये कंडीशन 2.5 तक पहुंची बिलिरुबिन का क्वांटिटी, तो अब ये इतने ज़्यादा क्वांटिटी हो जाता है कि अब येलो कलर डिपोजिशन स्टार्ट हो जाएंगे। कहाँ पर आपको नेल्स में स्टार्ट हो जाएंगे, आपको इंटरस्टिशियल फ्लूइड में डिपोजिशन स्टार्ट हो जाएगा, जिसके वाला स्किन में हो जाएगा। तो ये सब आगे चल कर जॉन्डिस बन जाएगी, जॉन्डिस हो गया इसको। ऐसे हम दोनों में डिफ्रेंशिएट करते हैं। लेकिन ये भी है कि क्या अगर अगर किसी भी पर्सन के अंदर अगर हम देख रहे हैं कि उसके अंदर बिलीरुबिन बढ़ गया, मतलब कि उसका कलर येलो हो गया, क्या उसको हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि पर्सन को जॉन्डिस हो गया है? नहीं। जॉन्डिस को बोलने के लिए हमको लेबोरेटरी डायग्नोसिस क्या आता है कि आखिर पर्सन के अंदर बिलीरुबिन कितना है, कहीं हाइपर बिलीरुबिनिया वाली कंडीशन तो नहीं है और कहीं इसको जॉन्डिस तो नहीं है। दोनों में डिफ्रेंशिएट क्या आता है, क्योंकि येलो क्लोरोपस्किन सिर्फ बिलिरुबिन के कारण नहीं होता है। अगर आप केरोटीन ज़्यादा अमाउंट में ले रहे हैं, अगर आप कैरोट ज़्यादा अमाउंट में ले रहे हैं, तो वो भी एक डिपोजिशन कर देता है स्किन कलर को। जैसे कोई पर्सन कैरोट्स बहुत ज़्यादा खा रहा है, मतलब केरोटीन बहुत ज़्यादा अमाउंट में ले रहा है, तो वो क्या करता है कि डिस्कलरेशन कर देता है। तो उसको हम जॉन्डिस नहीं बोलेंगे, मतलब उसको चेक किया था लेबोरेटरी डायग्नोसिस से। अब एक क्या जॉन्डिस में दोनों तो डिफरेंस पता चल गया। अब एक आता है इक्चरस क्या है। इक्चरस का मतलब कुछ नहीं होता है। अगर यही हाइपरबिलिरुबिनीमिया, हमने बोला कि हाइपरबिलिरुबिनिया जैसे ही बनेगा तो ये येलो कलर डिस्कलरेशन कर देगा, बहुत सारी जगह पे डिपोजिट हो जाएगा, स्किन में हो जाएगा, इंटरस्टिशियल फ्लूइड में हो जाएगा। यही इक्टेरस में अगर हम बात करें तो इक्टेरस में एक याद रखिएगा स्क्लेरा, जो आई से रिलेटेड है। अगर यही हाइपरबिलिरुबिनीमिया अगर हमारे स्केल्ला में डिपोजिशन हो जाए, मतलब कि हमारा जो स्केल्ला है वो येलो हो जाए, तो उसको इक्टेरस वाली कंडीशन बोलते हैं। और कोलिएस्टेसिस, कोलिएस्टेसिस का मतलब क्या, अगर कोलिएस्टेसिस पता चल गया तो इससे मतलब हो गया कि बाइल से रिलेटेड होगा, बाइल डक्ट से रिलेटेड होगा। और होता भी यही है। कोलिएस्टेसिस में क्या होता है कि इम्पेयर्ड होता है, इम्पेयर्ड बाइल आउटफ्लो, इम्पेयर्ड। इसमें क्या होता है कि आपको इम्पेयर्ड बाइल आउटफ्लो हो जाता है, बाइल आउट। अगर आपका बाइल आउटफ्लो है, मतलब अगर अगर बाइल बन रहा है तो उसका एक्सक्रीट भी हो रहा है, मतलब बॉडी के अनुसार वो एक्सक्रीट भी हो रहा है ताकि टॉक्सिसिटी नहीं करे। लेकिन यही बाइल आउटफ्लो अगर इम्पेयर्ड हो जाए, मतलब अगर बाइल आउटफ्लो नहीं निकल पाए, एक्सक्रीट नहीं हो पाए, इम्पेयर्ड हो जाए, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं कोलिएस्टेसिस। और और ऐसा नहीं है कि सिर्फ बाइल ही मतलब एक्सपेल होता है हमारी बॉडी से, मतलब ब्लड से बाहर निकलता है, मतलब बाइल के साथ बहुत सारे मॉलिक्यूल्स भी निकल जाते हैं बाइल आउटफ्लो में। तो इसीलिए इसको कोलिएस्टेसिस का मतलब ये है कि इम्पेयर्ड हो गया, जो बाइल आउटफ्लो था, जो बाइल का एक्सक्रीशन था जो रह रहा था, वो इम्पेयर्ड हो गया, वो सही से नहीं निकल पा रहा है। और कोलिएस्टेसिस का मतलब सिर्फ एक नहीं होता है कि सिर्फ बाइल से रिलेटेड नहीं है, कि कोलिएस्टेसिस का मतलब ये नहीं कि सिर्फ बाइल का इम्पेयर्ड हो रहा है। कोलिएस्टेसिस 3 टर्म से रिलेटेड होता है। अगर हम बात करते हैं, अगर हम ये हमारा बाइल है, बाइल में क्या होता है, बाइल में 3 कंपोनेंट होते हैं। बाइल में अगर 3 कंपोनेंट की बात करें, हमारे बाइल में क्या होता है, 3 कंपोनेंट होता है। सबसे पहला तो हम बात करते हैं बिलीरुबिन, बिलीरुबिन। दूसरा होता है बाइल एसिड और साल्ट, दोनों एक ही हैं, बाइल एसिड या साल्ट। और तीसरा होता है कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल। अब कोलिएस्टेसिस में क्या है, अगर हाइपर बिलिरुबिनियम की कंडीशन हो गई, अगर हमने बोला कि पर्सन को हाइपर बिलिरुबिनीमिया हो गया, तो मतलब क्या, बिलिरुबिन तो बढ़ गया पर्सन के अंदर। अब बिलिरुबिन बढ़ने से इसको हम कोलिएस्टेसिस वाली कंडीशन नहीं हम कर सकते, सिर्फ बिलिरुबिन बढ़ा है और बाकी सब कुछ नॉर्मल है। लेकिन क्या है, अगर ब्लड में किसी भी तरह अगर बाइल एसिड बढ़ गए, अगर पर्सन के अंदर बाइल एसिड या बाइल साल्ट बढ़ गया पर्सन के ब्लड में, और अगर कोलेस्ट्रोल, अगर ये तीनों चीज़ें एक साथ बढ़ जाती हैं,
तब हम इस कंडीशन को बोलते हैं कि पर्सन को कोलिएस्टेसिस वाली कंडीशन है। अगर एक बढ़ रहा है तो उसको कोलिएस्टेसिस हम कंसीडर नहीं कर सकते, सिर्फ हम मतलब क्या इम्पेयर्ड बाइल आउटफ्लो। अगर इम्पेयर्ड बाइल आउटफ्लो अगर इम्पेयर्ड हो रहा है मतलब क्या होता है, अगर बाइल बाहर नहीं निकला तो रीगर्जिटेट हो जाएगा, मतलब क्या ब्लड में क्वांटिटी बढ़ने लगेगा, और ब्लड में क्वांटिटी बढ़ेगा तो बिलीरुबिन का भी बढ़ जाएगा, आपको बाइल एसिड और साल्ट्स का भी बढ़ जाएगा, और कोलेस्ट्रॉल का भी बढ़ जाएगा। तो ये तीनों कंडीशन अगर बढ़ जाती है तो हम बोल सकते हैं कि पर्सन को क्या है, कोलिस्टेसिस वाली कंडीशन हो गई है। ठीक, अब इसमें हम दिखा रहे हैं आखिर बाइल आउटफ्लो जो होता है हमारे बॉडी में किस मैकेनिज्म के थ्रू होता है, मतलब क्या क्या इसमें इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहले तो बाइल एसिड की अगर बात करती है अपना क्या, ये अपना लीवर का है, ये अपना क्या है, लीवर है। लीवर में क्या होते हैं, हिपेटिक सेल्स होते हैं, जो कि एक जैसे कि मतलब फंक्शनल यूनिट है, मतलब कि जो स्मॉलेस्ट पोर्शन होता है, इसको हम ये अपना जो दिखा रहे हैं स्क्वायर में, ये सब क्या है कि हिपेटिक सेल है, बहुत सारे हिपेटिक सेल्स मिलकर के लीवर बनते हैं, मतलब कि फंक्शनल यूनिट है जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट हो गया लीवर का। और और इसके बीच से क्या होता है, हमारा कैनालिकुलर सिस्टम निकलते हैं, क्योंकि कैनालिकुलर सिस्टम क्या होता है, जैसे ये अपना लीवर का हम चार ही दिखाए, इसमें बहुत सारे होते हैं, इसमें दो लोब्स होते हैं। तो हम इसमें आपको क्या है इसमें दिखा रहे हैं, ये वाला पोर्शन है। ठीक, इसमें क्या होते हैं कि कैलानी कुली सिस्टम होते हैं, बिलेरी कैनाली कुली बोला जाता है इसको। ठीक, अब इसको हम क्या करते हैं, इसको हम फर्स्ट नाम दे रहे हैं, इसको हम एक कर रहे हैं, इसको हम बोल सकते हैं बिलियरी बिलियरी कैनालिकुलर कैनालिकुलर सिस्टम। ये क्या है, बिलियरी कैनालिकुलर सिस्टम है। ठीक, ये है। अब ये क्या होता है कि अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ, अब इसमें तो दो ये होते हैं, तो यहाँ पर क्या हो गया, एक तरह से आप ये समझ लीजिए कि यहाँ से एक हिपेटिक डक्ट, मतलब क्या अगर हम इसको एक तरह से देखें तो क्या हो गया, ये अपना हो गया लेफ्ट हिपेटिक डक्ट, ये अपना क्या हो गया राइट हिपेटिक डक्ट, ये हो गया लेफ्ट हिपेटिक डक्ट। लेफ्ट हिपेटिक डक्ट एंड राइट हिपेटिक डक्ट आगे चल करके ये कंबाइंड होकर के बना गया ये वाला पोर्शन जो हम दिखा रहे हैं रेड कलर से, ये वाला पोर्शन क्या हो गया, ये हो गया कॉमन हिपेटिक डक्ट। अब ये कॉमन हिपेटिक डक्ट आगे जा रहा है। ठीक, अब ये कॉमन हिपेटिक डक्ट क्या होगा, आगे प्रोसीड करेगा, जैसे कॉमन हिपेटिक डक्ट आगे आया, आगे आगे चलते गया, आगे जाने के बाद क्या होता है कि इसको यहाँ पर क्या होता है कि आप यहाँ पर ऐसे डायग्राम देख लीजिए कि यहाँ पर आपका पेनक्रियाज आ जाएगा, ये आपका इसमें इसे हो, ये अपना पेनक्रियाज हो गया, ये जो दिखाया गया है ये अपना पेनक्रियाज हो गया। ठीक, और यहाँ से अपना स्टमक स्टार्ट होता है, ये मान लीजिए स्टमक का है, ये स्टमक होता है। ये स्टमक क्या होगा, यहाँ पर जो ये जो निकला है क्या, एम्पुला वेटर है, तो यहाँ से ये निकलेगा, आगे जाकर ड्यूोडेनम इस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये स्टमक है। अब इसको हम लिख देते हैं, डायग्राम अच्छा नहीं है, ये स्टमक है। ये स्टमक वाला पोर्शन है, और ये क्या अपना, ये है पेनक्रिया, ये अपना है क्या पेनक्रिया। अब क्या होता है कि यहाँ पर कॉमन मतलब कॉमन बाइल डक्ट जैसे ही आगे निकलेगा तो पेनक्रियाज को भी तो अपना सिक्रीशन को डालना है ना, मतलब ब्लड में, तो ये क्या होगा, पेनक्रियाज अपना सिक्रीशन करेगा, यहाँ से इसके थ्रू निकलता है यहाँ पे पेनक्रियाटिक जूस और बाइल, क्योंकि क्योंकि जो पेनक्रियाज और यहाँ से जो बाइल आ रहा है, ये बाइल डायरेक्ट यहाँ पर आकर के मिल रहा है, जो पेनक्रियाज से जो डक्ट निकलेगा वो दोनों कंबाइंड हो जाते हैं एक दूसरे से, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, यहाँ से पेनक्रियाज भी निकल रहा है पेनक्रियाटिक जूस, और यहाँ से बाइल भी निकल रहा है, ये दोनों निकल रहे। और ऐसा नहीं कि निकलने के लिए यहाँ पर कुछ मतलब जो जो ये वाला पोर्शन है यहाँ पे एक मतलब स्पिंटर बोला जाता है इसको, मतलब ऐसा नहीं कि वो हमेशा खुला ही रहता, मतलब एक स्पिंटर होता है कि जिसके थ्रू वो मतलब पेनिक्लेटिक जूस निकलता है, बाइल्स निकलते हैं, उसको बुलाता है
एम्पुला ऑफ वेटर, एम्पुला, एम्पुला ऑफ वेटर, एम्पुला ऑफ वेटर, और इसी को, और ये एम्पुला वेटर जो है ये सराउंडेड होता है एस्पिंटर ऑफ ओडी से। ये जो पोर्शन हो गया, जो इसको बुलाते हैं एम्पुला ऑफ वाटर, लेकिन इसको सराउंड करता है क्या, इसको सराउंड करता है एस्पिंक्टर। एक एस्पिंक्टर होता है जिसको नाम बोला जाता है एस्पिंक्टर ऑफ ओडी। बस ये इसीलिए बताया गया है कि जो हम बोल रहे हैं कि बाइल आउटफ्लो जो आपका मतलब इम्पेयर्ड हो जाता है, ताकि किस किस कंडीशन में बाइल बाइल आउटफ्लो इम्पेयर्ड हो जाएगा। अगर इसमें कहीं इस डायग्राम में अगर कहीं भी अगर मान के चलिए आपको एम्पुला वेटा स्पिंटर ऑफ ओडी, अगर यहाँ अगर बिलियरी कैनालिकुलर सिस्टम अगर कहीं भी दिक्कत हो जाएगी, तो मतलब क्या बाइल का इम्पेयर्ड हो गया बाइल कैनाल मतलब बाइल सिस्टम। और जैसे ही बाइल का इम्पेयरमेंट हो जाएगा तो क्या हो बाइल आउटफ्लो का, तो रिगर्जिटेट हो जाएगा, ये बाइल्स क्या हो जाएंगे ब्लड में जाकर डिपोजिशन स्टार्ट कर दे, ब्लड में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बढ़ जाएगा, डिपोजिट हो जाएगा। और आगे चल करके यही सब मतलब जोंडिस मतलब करेंगे। मतलब ये आपका मतलब बेसिक चीज़ें हैं। अब अगर हम जोंडिस की बात कर रहे हैं, तो जोंडिस की बात करने से पहले हमको थोड़ा सा, क्योंकि जोंडिस में बार बार बोल रहे हैं कि नॉर्मली क्या होता है आरबीसी का ब्रेकडाउन होता है, तो हमको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि नॉर्मली आरबीसी का ब्रेकडाउन कहाँ होता है। होता क्या है कि जैसे कि हम ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी एस्प्रिन को बोलते हैं, एस्प्रिन जैसे कि आरबीसी का तो नॉर्मल डेज 120 डेज होता है, लेकिन एक चीज़ होती है कि कोई भी चीज़ यंग नहीं रह सकता हमेशा। आरबीसी के पास अपना न्यूक्लियस है नहीं, मतलब क्या है कि वो डे बाय डे वो क्या होता है कि उसका टाइम जैसे ही होता है तो वो यंग से कन्वर्ट हो जाता है ओल्ड में। जैसे ही ओल्ड में कोई आरबीसी कन्वर्ट होती है, तो उसके अंदर जो होता है फंक्शनल प्रॉपर्टीज, जो इलास्टिसिटी वाली प्रॉपर्टी होती है, सारी लूज हो जाते हैं। मतलब क्या कि जो आरबीसी यंग था वो एस्प्लिन को इजीली क्रॉस कर रहा था, मतलब और अगर यही आरबीसी अगर ओल्ड बन गया तो उसमें क्या होता है कि इलास्टिसिटी कम हो जाती है। मतलब क्या वो एस्प्लिन को क्रॉस नहीं कर पाता है, जिसके कारण क्या होता है कि आरबीसी का हीमोलाइसिस हो जाता है वहाँ पर। आरबीसी का हीमोलाइसिस होता है तो हीमोग्लोबिन निकलता है, ये हीमोग्लोबिन आगे चल करके बिलीरुबिन में कन्वर्ट हो जाता है। तो हमको सबसे पहले ये देखना है कि आखिर आरबीसी का हीमोलाइसिस कैसे हो रहा है। आखिर एस्प्लिन में तो हो रहा है, लेकिन एस्प्लिन में कैसे हो रहा है और कैसे एस्प्लिन में कन्वर्ट हो रहे हैं बिलीरुबिन में, फिर आगे बिलीरुबिन की क्वांटिटी बढ़ेगी। तो हम यहाँ पर अगर हम देखें बात करें तो, और एक ये भी इम्पोर्टेंट बात है कि ये जो हम मैक्सिमम हम बोल रहे हैं कि आरबीसी का ब्रेकडाउन हो रहा है, तो ये मैक्सिमम चीज़ें क्या होती है कि इंट्रावास्कुलर नहीं होती। ऐसा नहीं कि ब्लड में ही आरबीसी का हिमोलाइसिस हो गया है। वो एक अगर ब्लड में हिमोलाइसिस हो रही है आरबीसी की, तो एक पैथोलॉजिकल कंडीशन हो गया कि मतलब जैसे क्या होता है कि कोई सल्फर ड्रग्स ले लिया है तो बीन्स खा लेते हैं, तो बहुतों को हो जाता है कि जैसे बीन्स के कांटेक्ट में सल्फर ड्रग्स के कांटेक्ट में आरबीसी आया तो हिमोलाइस हो जाता है, मतलब वो इंट्रावास्कुलर हो रहा है। लेकिन जॉन्डिस के केस में जो आरबीसी का हिमोलाइसिस हो रहा है वो इंट्रावास्कुलर नहीं हो रहा है, ये एक्स्ट्रा वास्कुलर हो रहा है। मतलब एक्स्ट्रा वास्कुलर की बात क्या है कि विद इन माइक्रोफेज हो रहा है। ये माइक्रोफेज क्या करता है कि ओल्ड आरबीसी को पकड़ता है, बाहर ले जाता है और उसको तोड़ देता है। मतलब क्या एक्स्ट्रा वास्कुलर हो रहा है। मतलब सीधी सी बात है, सिंपल सा, कि कोई अगर आरबीसी यंग है वो एस्प्लिन को क्रॉस कर गया, वो इजीली क्रॉस कर गया क्योंकि उसके पास इलास्टिसिटी है, बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं जो फेवर करते हैं उसको क्रॉस करने में। लेकिन अगर यही ओल्ड हो गया तो ये जैसे ही अपने एस्प्लिन के पास जाता है, तो एस्प्लिन के पास जाने के टाइम क्या होता है कि एस्प्लिन के बाद ये फंस जाता है। एक तरह से सोचिए कि इसकी मतलब इलास्टिसिटी खराब हो जाती है, ये जैसे एमोबोसिस वाली मूवमेंट हो जाती है, तो वो उस टाइप की मूवमेंट नहीं दिखा पाता है। वो जैसे ही एस्प्लिन के बाद फंस जाएगा ये आरबीसी, तो वहाँ के आसपास वाले जो माइक्रोफेज होते हैं उनको ये लग जाता है कि यार ये आरबीसी तो क्रॉस ही नहीं कर पा रहा है, ये तो दिक्कत कर रहा है, ये तो मतलब बॉडी के मतलब एगेंस्ट है। क्योंकि मैक्रोफेज को पता होता है कि कौन चीज़ें सही है कौन चीज़ें गलत है। तो ये नियर बाय जो मैक्रोफेज होते हैं वो क्या करते हैं उस आरबीसी को पकड़ कर ले आते हैं और अपने अंदर कर लेते हैं। ये मैक्रोफेज उसको अपने अंदर लाकर तब तोड़ते हैं, इसलिए इसको हम बोलते हैं कि एक्स्ट्रा वस्कुलर हिमोलाइसिस जॉन्डिस में होता है। इसको हम बता देते हैं कि नॉर्मली जो आरबीसी का ब्रेकडाउन होता है, हम इसको लिख देते हैं आरबीसी ब्रेकडाउन, आरबीसी ब्रेकडाउन। बस यही पोर्शन है आरबीसी का जो नॉर्मली ब्रेक डाउन हो रहा है।
आरबीसी का जो ब्रेकडाउन हो रहा है विद इन माइक्रोफेज हो रहा है, ये हमेशा याद रखना है जॉन्डिस के केस में, विद इन माइक्रोफेज, विद इन माइक्रोफेज, विद इन माइक्रोफेज। जॉन्डिस में ये हमेशा इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि माइक्रोफेज के अंदर में होगा, और इसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा वस्कुलर हिमोलिसिस, क्योंकि आरबीसी ब्लड के अंदर नहीं टूट रहा, ब्लड से बाहर जाकर टूट रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं एक्स्ट्रा वस्कुलर इसको बोलते हैं इसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा वस्कुलर हिमोलिसिस बोलते हैं, ठीक। अब बात क्या है, अब हम बात करते हैं कि अब आपको हम दिखा रहे हैं पूरा डायग्राम में। ये मेरा अपना स्प्लीन है, मान चलिए हमने क्या किया, एक स्प्लीन बनाया, ठीक। ये हमारा इतना बड़ा सा, बहुत सा बड़ा, ये हमारा स्प्लीन है। स्प्लीन इतना बड़ा होता नहीं है, ये हमारा इतना बड़ा स्प्लीन है, ठीक। ये स्प्लीन के अंदर क्या है, ये स्प्लीन है, ठीक? अब स्प्लीन के अंदर ही हीमोलाइसिस है, और ये हमारा स्प्लीन है, और स्प्लीन के अंदर क्या है कि अपना ब्लैक कलर से मैक्रोफेज दिखे, रेड कलर से, ये हमारा मैक्रोफेज है, ये हमारा मैक्रोफेज, ये हमारा मैक्रोफेज है, ठीक। अब हम बताते हैं, अगर हम बात करते हैं मेरे मैक्रोफेज को क्या करना है, आरबीसी को इन्वल्व करना है, इंट्रा नहीं करके एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा हिमोलिसिस करना है, तो इन्गल्फ करेगा और उसको ब्रेक डाउन कर देगा। तो हम सबसे पहले हम आरबीसी को ही तो इन्गल्फ करेगा, तो ये अपना आरबीसी, आरबीसी के अंदर ये अपना आरबीसी है, आरबीसी के अंदर हेमोग्लोबिन है, ठीक। लेकिन जैसे ही मैक्रोफेज उसको इन्गल्फ करता है, तो इसको क्या करता है, बहुत सारे कंपोनेंट में सबसे पहले मैक्रोफेज तोड़ता है। जैसे 3 कंपोनेंट में पहले तोड़ता है, जो कॉमनली होता है। 3 कंपोनेंट में क्या होगा, सबसे पहले तो इसको क्या करें, हेमोग्लोबिन को बाहर निकाल देगा। मतलब क्या, आरबीसी के साथ हेमोग्लोबिन कंबाइंड होते हैं, मतलब वही तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी डिसाइड करता है। तो सबसे पहले क्या करेगा मैक्रोफेज, हेमोग्लोबिन को तोड़कर बाहर निकाल देगा। आरबीसी को छोड़ो, हेमोग्लोबिन को निकाल कर बाहर कर दिया। हेमोग्लोबिन के निकाले जो प्रोटीन्स होते हैं, उसको प्रोटीन्स, हेमोग्लोबिन को निकाल दिया, इसके बाद प्रोटीन को बाहर निकाल दिया। प्रोटीन को बाहर निकालने के बाद जो इसका मेम्ब्रेन होता है आरबीसी को, उसको भी तोड़ देता है, ब्रेक डाउन कर देगा। इस मेम्ब्रेन मतलब क्या, तीनों पार्ट को तोड़ दिया हमने, मेन कंपोनेंट को तोड़ दिया, हेमोग्लोबिन को बाहर निकाल दिया। उसके अंदर जो इंट्रा था, जैसे आरबीसी के अंदर जो इंट्रा है कोई भी चीज़ें, तो प्रोटीन्स होंगे, प्रोटीन्स एंजाइम्स, उस सबको हमने बाहर निकाल तोड़ दिया, माइक्रोफेज उसको भी बाहर निकाल कर तोड़ दिया। और तीसरी बची जो मेम्ब्रेन थी, उसको भी निकाल कर बाहर तोड़ दिया। अब जैसे ही तीनों चीज़ें बाहर, मैक्रोफेज तीनों चीज़ें हेमोग्लोबिन से डिसोसिएट कर दिया, मतलब क्या, तोड़ दिया उसको। अब ये मेम्ब्रेन क्या होता है कि एक होता है लिपिड कोई भी मेम्ब्रेन होता है तो उसमें लिपिड का तो अमाउंट होता है, क्योंकि ये बायलिपिड लेयर से बनी होती है, लिपिड तो होगा ही। और ये प्रोटीन्स से भी बने होते हैं, कोई भी मेम्ब्रेन हो सेल्स का, उसमें लिपिड और प्रोटीन्स तो होते ही हैं, उसमें कोलेस्ट्रॉल भी हालांकि होता है। तो ये लिपिड जो होता है, ये फ्री फैटी एसिड, फ्री, और ये लिपिड आगे चलकर फ्री फैटी एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये प्रोटीन आगे चलकर एमिनो एसिड में कन्वर्ट कर देता है। मतलब क्या है, इसमें देखने वाली बात है कि हेमोग्लोबिन से जो मेम्ब्रेन मैक्रोफेज ने तोड़ा, तो मेम्ब्रेन में तो दोनों कंपोनेंट हैं, प्रोटीन और लिपिड्स हैं। लिपिड आगे चलकर फ्री फैटी एसिड में कन्वर्ट हो गया, प्रोटीन आगे चल करके एमिनो एसिड में कन्वर्ट हो गया, मेम्ब्रेन का यहाँ पर कहानी खत्म हो गया। और ये जो प्रोटीन बता, ये प्रोटीन आगे चलकर ये एमिनो एसिड में डिसोसिएट हो गया। एक्चुअली क्या होता है कि बहुत सारे एमिनो एसिड मिल करके एक प्रोटीन का निर्माण करते हैं, बनता है। जैसे कि किसी में 23 एमिनो एसिड होता है, किसी में 46 होता है। तो क्या प्रोटीन मतलब क्या है, ये प्रोटीन को तोड़ तोड़ के एमिनो एसिड को बाहर निकालना है, मतलब कि यहाँ पर भी डिस्ट्रक्टिव काम हो रहा है, ठीक।
और अब हीमोग्लोबिन की बात करें, अब हीमोग्लोबिन में ये है कि आखिर हीमोग्लोबिन का सबसे पहले स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर होता क्या है, फिर आगे डिसोसिएशन की बात, क्योंकि हीमोग्लोबिन जब डिसोसिएट होगा इसका हर फंक्शनल पार्ट जो है वो डिसोसिएट होगा। तो हीमोग्लोबिन में होता क्या है कि सबसे पहले ये एक तरह की पायरोल रिंग होता है, ये अपना क्या है, ये पायरोल रिंग है। और ये पायरोल रिंग है, इसमें क्या होता है कि हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर में क्या होता है कि फोर पायरोल रिंग होता है, और ये आगे चलकर पोरफायरिन बन जाता है। और उसमें क्या होता है, आयरन आ जाते हैं, आयरन आने के बाद ग्लोबिन चेन बन जाता है। अगर ये सब चीज़ें एक साथ हो जाती है तो उसको एक कंप्लीट हम बोल देते हैं कि हेमोग्लोबिन वाली स्ट्रक्चर। ये पायरोल रिंग था। अब ये हुआ क्या, ये हमने क्या किया, 5 पायरोल रिंग, 5 नहीं होता है, 4 होता है। ये 4 पायरोल रिंग को हमने किया। ठीक? ये ये 4 पायरोल रिंग मिल कर कर ये 4 पायरोल रिंग मिल करके एक क्या का प्रोटोपोरफायरिन बना देते हैं। ये प्रोटोपोरफायरिन बन गया है 4 पायरोल रिंग मिलकर। इसको हम बोल सकते हैं प्रोटोपोरफायरिन। ठीक, ये बन गया। अब क्या है कि अब अभी भी पूरा नहीं बना है। अब इसको आगे चल कर क्या है कि जो अपना, अब इसको, इसके अंदर क्या था, आयरन। और हमने दिखा दिया कि ये तो 4 वाला ऐसे दिखा रहे हैं कि जो 4 पायरोल रिंग्स थे, 4 पायरोल रिंग्स को इस टाइप का हम दिखा रहे हैं। ठीक, अब क्या हो गया, अब इसको प्रोटोफोरफायरिन बन गया। प्रोटोफोरफायरिन बनने के बाद इसमें क्या होता है कि आयरन प्लस टू, मतलब क्या जो Fe+2 होता है, ये Fe+2 सेंटर में जाकर डिपोजिशन हो जाएगा। जैसे ये डिपोजिशन हो गया तो इसको बोलते हैं हीम। हीम बना, ये अभी पूरा हीम नहीं बना है क्योंकि हीम ही हुआ है, आयरन आ गया। अब हीम आने के बाद अब इसमें क्या ग्लोबिन चेन लगेगा। ठीक, इसलिए इसको हीमोग्लोबिन बोला जाता है। जैसे ये हीम बना, ठीक, हमने क्या किया, ठीक, ये फोर फोर पायरोल रिंग्स आ गया। 4 पायरोल रिंग्स आने के बाद हमने इसके अंदर एक चीज़ लगा दिया, इसके अंदर लगा दिया ग्लोबिन प्रोटीन। ये ग्लोबिन प्रोटीन ऐसे होते हैं, इसको हम ऐसे दिखा सकते हैं, ये इसको लिख देते हैं, ये ग्लोबिन प्रोटीन। ये प्रोटीन आती है, एमिनो एसिड है। हमने ये ग्लोबिन प्रोटीन से बना होता है, ये ग्लोबिन चेन है, हालांकि ये ग्लोबिन प्रोटीन से मिलकर बना होता है। ठीक, अब हमने क्या बोला कि प्रोटीन का भी डिसोसिएशन एमिनो एसिड में करेगा, लेकिन क्या है कि इसके तो ग्लोबिन चेन में ही ग्लोबिन प्रोटीन है। तो मतलब क्या, ऐसा हम बोल सकते, लग रहा है ये मैक्रोफेज आगे चलकर इस ग्लोबिन को भी डिसोसिएट करना स्टार्ट किया, क्योंकि इसमें तो प्रोटीन इसको मिल गया, इसलिए इसको भी डिसोसिएट करता है। अब ग्लोबिन चेन की बात करें तो ग्लोबिन चेन में भी बहुत सारे होते हैं, जैसे कि अल्फा चेन, बीटा चेन। तो आपको पता है कि कोई भी हेमोग्लोबिन है तो 2 अल्फा 2 बीटा मिल गया तो आपका मतलब हेमोग्लोबिन ए बन जाता है। उसमें जैसे अल्फा चेन होता है, 2 अल्फा 1 गामा, 2 अल्फा 2 बीटा, 2 अल्फा 2 1 गामा, ऐसे होता, इसका जो कंपोजिशन बन जाता है। तो 2 अल्फा अगर इसमें, जैसे कि अगर हम बात करें हेमोग्लोबिन ए की बात करें तो इसमें क्या होता है, 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, ये एक हेमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल बन गया। ठीक, अब हम इसको डिसोसिएट करने जा रहे हैं। क्या फिर डिसोसिएट तब आपको पता था, एक हमने हेमोग्लोबिन का सारा स्ट्रक्चर बता दिया, अब हेमोग्लोबिन को डिसोसिएट करना है। अब हेमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर में हमने देखा, हमने पहले देख लिया कि यहाँ +2 स्ट्रक्चर था। ठीक, यहाँ पर 4 इसका पायरोल रिंग थे, हमने दिखा दिया पायरोल रिंग। ठीक, और इसके अंदर एक ग्लोबिन चेन था, ये ग्लोबिन चेन है। हमने बोला ये ग्लोबिन चेन है, ग्लोबिन प्रोटीन से मिलकर बना होता है। ये ग्लोबिन प्रोटीन, इसका मतलब क्या है, ये जो ग्लोबिन प्रोटीन है ये भी डिसोसिएट हो जाएंगे एमिनो एसिड में। मैक्रोफेज इसकी ग्लोबिन प्रोटीन को पहले ही हटा कर खत्म कर दिया, मतलब ग्लोबिन प्रोटीन को डिसोसिएट कर दिया एमिनो एसिड में। अब इसके पास बचा क्या, आयरन बचे और 4 पायरोडिन्स बचा। अब इसका भी आगे चलकर डिसोसिएशन होगा। माइक्रोफेज कर रहा है किसके अंदर, स्प्लीन के अंदर कर रहा है। जो स्प्लीन के आसपास जो माइक्रोफेज थे, जो हर कोई, जैसे कि माइक्रोफेज होते हैं, जैसे कि ब्रेन का माइक्रोफेज होता है, जैसे कि अलग अलग टाइप के माइक्रोफेज होते हैं। तो जो स्प्लीन का माइक्रोफेज होता है वो ये काम करता है। अब ये क्या होगा, अब हमने इसको हटा दिया, तब इसमें बचा क्या, इसमें सिर्फ इतना ही पोर्शन बचा। इसमें 2 आयरन बच गया और 4 पायरोल रिंग्स बच गए, अब इतना ही बच गया। ठीक,
अब क्या, अब इसके बाद भी, मतलब इसके बाद भी मैक्रोफेज उसको नहीं छोड़ता है। मैक्रोफेज, अब मैक्रोफेज का काम है कि ऐसे ऐसे चीज़ों में तोड़ देना जो कि बॉडी के लिए, मतलब ये फिर से उसको बना नहीं पाए, मतलब बहुत स्मॉलेस्ट चीज़ों में तोड़ देना, मतलब उसको पूरा डिस्ट्रॉय कर देना। ऐसा नहीं कि आधा किया आधा छोड़ दिया, बाद में पता चले बॉडी इसको फिर से बना लिया। तो अब इसको क्या करना, आयरन इसको पायरोलिंक्स को भी तोड़ना है ताकि बॉडी इसको फिर से बना नहीं पाए। तो ये क्या करता है कि अब इसको फिर से अब तोड़ने के लिए क्या करता है, अब इस जो पायरोलिंक्स और आयरन बचे, ये क्या करेगा, अब आयरन को बाहर निकाल दे, धीरे धीरे काम कर रहा है, ये आयरन को बाहर निकाल दिया। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि जो आयरन को बाहर निकाला, ये आयरन वेरी टॉक्सिक होता है ह्यूमंस के लिए। अगर ये आयरन बाहर निकाल को इसे बॉडी में फेंक दिया, तो ये आदमी तो जॉन्डिस से पहले मरेगा, पहले आयरन की क्वांटिटी से मर जाएगा। तो बॉडी को लग रहा है कि भाई ये आयरन तो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, अगर हम आयरन को बाहर फेंक रहे हैं तो इसके लिए कोई सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। तो आयरन को क्या करता है ये बॉडी, एक प्रोटीन्स हमारे बॉडी में होते हैं जिसको बुलाता है एपोफेरिटीन, जिसको हम बोलते हैं एपोफेरिटीन। ये बॉडी क्या करता है कि आयरन को एपोफेरिटीन एपोफेरिटीन के साथ कंबाइंड कर इसको बना देता है फेरिटीन। ठीक, इसको फेरिटीन बना दे। अब ये फेरिटीन कहीं भी घूमते रहेगा, इससे कोई दिक्कत नहीं बॉडी को। मतलब क्या, आपको इससे पता चल गया कि मैक्रोफेज का काम था आयरन को बाहर निकालना, लेकिन मैक्रोफेज का ये भी काम है कि आयरन को बाहर निकाले तो ये सेफली निकाले। ऐसा नहीं कि आयरन को बाहर निकाल दिए और आयरन बहुत टॉक्सिक है और पता चले कि आयरन की क्वांटिटी बढ़ गई पर्सन के अंदर, वो ख़त्म हो गया, मतलब जॉन्डिस से पहले वो आयरन की क्वांटिटी से मर गया। तो उसके लिए क्या करता है कि मैक्रोफेज एपोफेरिटीन के पास ले जाता है आयरन को, उससे उसको जोड़ता है, फेरिटीन का बनाता है। और ये जो फेरिटीन होता है, अब यही फेरिटीन क्या होता है, बहुत सारे बना दिए, मतलब क्या फेरिटीन पॉलीमर बना देता, पॉलीमर और फेरिटीन बना दिया हेमोग्लोबिन, मतलब एक दो तीन बहुत सारे पॉलीमर बन गया। और ये जो पॉलीमर बन जाते हैं, इसके अंदर क्या है कि आयरन +2 है, +3 नहीं है इसके अंदर, क्योंकि Fe+2 को तोड़ा था। तो ये जो बन गए, इसी को हम लोग बोलते हैं कभी, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हीमोसिड्रीन। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हीमोसिड्रीन, हीमोसिड्रीन। ठीक, आपको पता चले हीमोसिड्रीन कैसे बना। हीमोसिड्रीन तो मतलब मतलब हीमोसिड्रीन में आयरन की क्वांटिटी है, लेकिन क्या है कि आयरन की क्वांटिटी को एपोफेरिटीन से कंबाइन कर करके हीमोसिड्रीन बनाया, ताकि अगर ये बाहर निकाल देता हूँ तो बॉडी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इससे बॉडी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक, अब तीसरा कंपोनेंट क्या बच गया, हमने एक एक करके सबको निकालते जा रहे हैं। हमने सबसे पहले ग्लोबिन चेन को निकाला, ग्लोबिन चेन को निकालने के बाद इसके बाद हमने आयरन को भी निकाल दिया। अब आयरन को निकालने के बाद हमारे पास नंबर आ जाता है किसका, अब इसका नंबर आएंगे किसके, अब ये पायरोल रिंग्स के नंबर आएंगे। ठीक, पायरोल रिंग्स के नंबर आने से क्या होगा कि ये कन्वर्ट हो जाता है, ये पायरोल जो जो रेस्ट स्ट्रक्चर बच रही है, तो ये बिलीवर्डिन इसको बोला जाता है, इसको बोल देते हैं बिलीवर्डिन। ठीक, ये क्या है, बिलीवर्डिन। और बिलीवर्डिन जो है, ये अगर टूट रहा है तो इसके टूटने के लिए इंजाइम होता है, इसको बोला जाता है हीमो ऑक्सीजनेज। HO लिख दिया, मतलब क्या, हीमो ऑक्सीजनेज, हीमो ऑक्सीजनेज, हीमो ऑक्सीजनेज इंजाइम इसको तोड़ देते हैं बिलीवर्डिन में। और बिलीवर्डिन क्या होता है, बिलीवर्डिन आगे चलकर बिलीरुबिन में कन्वर्ट हो गया। ठीक, ये था बिलीरुबिन, ये चारों था ये, इसी स्ट्रक्चर को ही बिलीरुबिन में कन्वर्ट कर दिया गया, बिलीवर्डिन को ही। अब इसको कन्वर्ट करने वाला एंजाइम होता है, बिलीवर्डिन कन्वर्ट हो गया है बिलीरुबिन में, तो इसको बोलते हैं रिडक्टेज, मतलब कि रिडक्शन कर रहा है, तो इसलिए इसको बोलते हैं बिलीवर्डिन रिडक्टेज, इसको बोला जाता है बिलीवर्डिन रिडक्टेज। रिडक्टेज का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को रिड्यूस कर देना, मतलब क्या, ये रिड्यूस का मतलब क्या, रिडक्शन कर रहा है, किसका, बिलीवर्डिन का, इसलिए बिलीवर्डिन रिडक्टेज बोलते हैं। और ये हमारा तैयार क्या हो गया, बिलीरुबिन, जो कि अब ये ब्लड के अंदर बढ़ेगा और बिली और ये ब्लड के अंदर बढ़ेगा और जॉन्डिस करेगा। बिलीरुबिन तो बन गया, लेकिन अब आगे की प्रोसेस क्या, ये बिलीरुबिन अब बाहर निकलना स्टार्ट करेगा। ये तो बन तो गया, बाहर निकलेगा, हिपेटिक सिस्टम में जाएंगे, वहाँ से बाइल कैनालिकुलर सिस्टम में जाएगा। अब कहीं भी आपको
मतलब क्या, अगर बाइल कैनालिकुलर सिस्टम अगर इम्पेयर्ड हो गया तो कैसे कंडीशन होगी, वो आगे चल के देखा जाएगा। ठीक है। अब इसमें क्या है, एक पॉइंट आता है कि हमेशा याद रखना है कि मैक्रोफेज डील करता है आरबीसी को। जॉन्डिस में डीलिंग का काम मैक्रोफेज का आरबीसी के साथ होता है। एक दो दो टर्म आता है, दो टर्म का थोड़ा सा ये है। एक होता है हीमोसिडरोसिस, हीमोसिडरो अब इसी में अब दूसरा टर्म होता है हीमो हीमो स्विच करने के लिए हीमोसिडरोसिस, हीमोसिडरोसिस, हीमोक्रोमेटोसिस। अब क्या इन दोनों टाइम में डिफरेंस क्या है, हीमोसिडोसिस और हीमोक्रोमेटोसिस? मतलब सिंपल सा डिफरेंस है कि अगर अगर हीमोसिड्रिन लेवल नॉर्मल हो गया तो हीमोसिडोसिस। लेकिन क्या है कि हीमोसिडिसिस में क्या होता है कि टिश्यू डैमेज नहीं होता है, हीमोसिड्रिन का लेवल तो बढ़ जाएगा लेकिन टिश्यू डैमेज नहीं होगा। लेकिन हीमोक्रोमेटोसिस में क्या होता है कि हीमोसिड्रिन का लेवल बढ़ने के साथ ही हमारे टिश्यू को भी डैमेज कर देता है, इसलिए इसको बोलता है, इसमें हम लिख देते हैं टिश्यू डैमेज। इसमें टिश्यू डैमेज हो जाता है, टिश्यू डैमेज हो गया। ठीक। अब इतना तो आपको पता चल गया। अब इसमें एक क्विक रिव्यू लेते हैं, इसमें थोड़ा थोड़ा करके। इसमें तो आपको तीनों पता चल गया। इसमें आपको सिंपल, इसमें उतना नहीं सोचना है। जैसे कि सिंपल सी बात है कि अगर किसी चीज़ को डिसोसिएट करना है तो हर छोटी से छोटी जितनी प्रोबेबिलिटी बन सकती है उसमें हमको डिसोसिएट करना है। हीमोग्लोबिन में तीन चीज़ें थी, हीमोग्लोबिन, प्रोटीन, मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन को तोड़ेंगे तो क्या निकलेगा, क्योंकि पता है कि किसी कोई भी मेम्ब्रेन हो, प्रोटीन और लिपिड होते हैं, क्योंकि बाई लिपिड लेयर से बना होता है। तो लिपिड होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, कोलेस्ट्रॉल होता है, कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स होते हैं किसी भी मेम्ब्रेन के अंदर। अगर मेम्ब्रेन टूट रहा है तो लिपिड और प्रोटीन बना, लिपिड अगर बन गया तो फ्री फैटी एसिड में कन्वर्ट हो गया, और प्रोटीन हो गया तो प्रोटीन डिसोसिएट हो गया अमीनो एसिड, मेम्ब्रेन का काम खत्म हो गया। और ये जो प्रोटीन निकला था उसको भी एमिनो एसिड में हमने कन्वर्ट कर दिया। अब बचा हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में तीन पार्ट था, तीन चीज़ को डिसोसिएट होना था, पोरफायरिन, आयरन एंड ग्लोबुलर चेन। जो ग्लोबुलर चेन था वो तो हम पहले ही तो बोलिए प्रोटीन से, मतलब क्या, प्रोटीन से तो एमिनो एसिड में तोड़ दिया, काम खत्म हो गया इसका। अब दो चीज़ें बच गई हमारे पास, क्या क्या चीज़ें, आयरन और पोरफायरिन। आयरन को हमने बाहर निकाल दिया Fe+2 के रूप में। लेकिन Fe+2 के रूप में बाहर निकलने से हमारे बॉडी को ज़्यादा ज़्यादा डेंजरस वाली सिचुएशन बन सकती है बॉडी के लिए, क्योंकि हाईली टॉक्सिक होता है। तब हमने क्या किया, एपोफेरेटिन के साथ जोड़ दिया कि भैया ये एपोफेरेटिन के साथ मिल जाओ और फेरेटिन बन जाओ। और फेरेटिन बन जाएगा तो ये बॉडी के लिए टॉक्सिक नहीं है, तुमको हम बाहर अच्छे से निकाल देंगे, इसीलिए फेरेटिन का बनाया गया बॉडी के द्वारा। नहीं तो ये अगर ये हाईली टॉक्सिक नहीं होता तो बॉडी इसको Fe+2 के रूप में ही निकाल देता, लेकिन टॉक्सिसिटी से बचने के लिए बॉडी ने इसको फेरेटिन में कन्वर्ट कर दिया, और बहुत सारे फेरेटिन मिल गए तो उसको हीमोसिड्रिन बोल सकते हैं। और तीसरी बात ये हो गई कि अब इसमें क्या है कि जो फोरपायरिन था, हीमो ऑक्सीजनेज इंजाइम था, उसको बिलीवर्डिन में कन्वर्ट कर दिया, तोड़ दिया। बिलीवर्डिन आगे चलकर बिलीरुबिन में कन्वर्ट कर दिया, और उसको कन्वर्ट करने वाला इंजाइम था बिलीवर्डिन रिडक्टेज। और ये चेन वेन की बात तो है कि दो अल्फा दो बीटा होता है। ये हेमोग्लोबिन भी सब में मैटर करने लगते हैं कि चेन कितनी चेन है, कौन सा ग्लोबिन मिला है, अल्फा बीटा गामा में से क्या मिला है। तो ये अब इतना सा है। अब इसके बाद ये जो आगे, अब जो ये बिलीरुबिन बना है, तब ये नेक्स्ट पार्ट में क्या होगा, ये बिलीरुबिन का सर्कुलेशन अब स्टार्ट हो जाएगा, मतलब ये बिलीरुबिन ब्लड के थ्रू सर्कुलेट होगा। हमने सबसे पहले बिलीरुबिन को बनाया क्योंकि जॉन्डिस के लिए बिलीरुबिन इंपॉर्टेंट था, हमने ये बता दिया कि जॉन्डिस में बिलीरुबिन कहाँ से बना। अब दूसरा जो पार्ट्स होंगे, अब इसमें क्या होगा, हम क्या करेंगे कि बिलीरुबिन को सर्कुलेट कराएंगे, कि सर्कुलेशन में आएगा बिलीरुबिन, वहाँ से निकल कर
मैक्रोफेज ने तो बिलीरुबिन बना के वो बाहर बाहर निकाल दिया। अब ये क्या होगा, ब्लड के सर्कुलेशन में आएगा और वो कहाँ कहाँ जाता है, इससे क्या साइड इफ़ेक्ट होते हैं, बिलियरी कैनालिकुलर सिस्टम में जाता है कि कहाँ जाता है, आगे चल के ये सब चीज़ें नेक्स्ट पार्ट में इसका डिस्कस करेंगे।